हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। श्रीलंका, जिसकी मुख्य भाषा तमिल है, साउथ एशिया की एक आइलैंड कंट्री है। ये इंडियन ओशन में है एंड इंडियन सबकॉन्टिनेंट से गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट से अलग होती है। इसकी मैरीटाइम बॉर्डर इंडिया एंड मालदीव से लगती है। श्री जयवर्धनापुरा कोट्टल इसकी कैपिटल एंड फाइनेंशियल सेंटर भी है। श्रीलंका को फ्रीडम 14 फरवरी 1948 को मिली। वहां 22 मिलियन की पॉपुलेशन है। हम्बनटोटा वहां का सबसे बड़ा पोर्ट और सिटी है। वहां का इनकम का सोर्स मेजरली एग्रीकल्चर और टूरिज्म है। आइए देखते हैं टॉप 10 कारण आखिर क्या हुआ श्रीलंका में कि वो आज इतनी बदहाली में। पहला कारण है टूरिज्म का खत्म होना। टूरिज्म श्रीलंका की इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा थी। श्रीलंका में सिंगली बौद्ध मेजोरिटी में है। वहां पर श्रीलंकन गवर्नमेंट ने इंडियन तमिल हिंदूज की, जो कि वहां माइनॉरिटी 12% में थी, उसकी सिटीजनशिप छीन ली, काम छीन लिया और उन्हें कैंप में रहने को मजबूर कर दिया। टोटल 40,000 तमिल हिंदूज को मौत के घाट उतार दिया गया। मैक्सिमम टूरिस्ट अक्सर पड़ोस से ही आया करते हैं, जैसे नेपाल, मालदीव्स। मैक्सिमम टूरिस्ट इंडिया से ही जाते हैं। सो यहाँ इंडियंस ने आना ऑलमोस्ट बंद कर दिया और इंडिया से श्रीलंका के रिलेशंस टार्निश हो गए। फिर ईस्टर डे ब्लास्ट हुआ, जिसमें 250 लोगों की जान चली गई, जिसमें से 45 टूरिस्ट बाहर से थे, और इसको सोशल मीडिया स्पेशली फेसबुक ने खूब हवा दी। पूरा वर्ल्ड श्रीलंका से दूर हो गया और उसे अवॉइड करने लगा। इस ब्लास्ट के लिए एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक ग्रुप को रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया और श्रीलंका में बुर्का पर बैन कर लगा दिया गया। सो अल्टीमेटली 12% हिंदूज, 9% मुस्लिम्स एंड 7% क्रिश्चियनिटी सब डिस्टर्ब थे और सोशल मीडिया में श्रीलंका की खूब नेगेटिविटी फैल रही थी। उसके ऊपर कोविड के कारण लॉकडाउन और बैन ऑन इंटरनेशनल फ्लाइट्स ने टूरिज्म की कमर ही तोड़ दी। सेकेंड पॉइंट है एग्रीकल्चर का डिस्ट्रॉय होना। श्रीलंका यूज्ड टू एक्सपोर्ट कोकोनट एंड कोकोनट ऑयल, और वो टी का भी बहुत बड़ा एक्सपोर्टर था। इवन रबर के प्रोडक्शन में भी वो काफी आगे था। सो कह सकते हैं कि वो एक आत्मनिर्भर देश था। वहां के किसान सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स यूज करते थे, जिससे लॉन्ग टर्म में सॉइल को बहुत नुकसान हो सकता था। और श्रीलंकन गवर्नमेंट सिंथेटिक फर्टिलाइजर $400 मिलियन या 3,000 करोड़ रुपए में इंपोर्ट किया करती थी। गवर्नमेंट ने लॉन्ग टर्म रिपरकशन को देखते हुए इस पर बैन लगा दिया और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की तरफ मुड़ गई। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का आउटकम अप्रोक्स 10 से 15 साल के बाद आता था। उसके ऊपर गवर्नमेंट डिमांड नहीं पूरा कर पा रही थी, तो उसने $70 मिलियन का ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर चाइना से इंपोर्ट किया। वो फर्टिलाइजर डिफेक्टिव निकला और उसमें बैक्टीरिया पैदा होने लगे जो प्लांट्स को खा जाते थे। हालत ये हो गई, श्रीलंका ने वो फर्टिलाइजर वापस चाइना भेजा, वो भी $7 मिलियन खर्च करके। रिजल्ट ये हुआ, जो श्रीलंका आत्मनिर्भर था उसे आज की डेट में राइस और व्हीट भी इंपोर्ट करके खाना पड़ रहा है। तीसरे नंबर पे है पेट्रोल इंपोर्ट करने के भी पैसे ना होना। दोनों मेजर इकोनॉमिक सोर्सेस बंद होने के बाद श्रीलंका के पास पेट्रोल डीजल इंपोर्ट करने के भी पैसे नहीं बचे। पेट्रोल की कीमत ₹350 पर लीटर तक पहुंच गई। ट्रांसपोर्टेशन महंगा होने के कारण सारे प्रोडक्ट्स की प्राइस आसमान छूने लगी और इसने भी इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर को बहुत इम्पैक्ट किया। फोर्थ पॉइंट है लोन इशू। श्रीलंका के पास $7 बिलियन का कर्ज था और उसकी जीडीपी नील हो चुकी थी। चाइना भी अपना लोन वापस मांग रहा था। श्रीलंका वर्ल्ड बैंक के पास गया, जो बेसिक नीड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कम रेट्स पर कंट्रीज को लोन देती है, पर श्रीलंका की हालत देखकर उसने भी लोन देने से मना कर दिया। फिर श्रीलंका IMF के पास गया, जिसे लोन तब लिया जाता है जब इकोनॉमी वेंटिलेटर पर हो, क्योंकि इसके इंटरेस्ट रेट्स काफी ज्यादा होते हैं और वो इकोनॉमी का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेती है। और पांचवा पॉइंट है किस्मत का भी साथ न मिलना। श्रीलंका की ये स्थिति 2 साल से चल रही थी और श्रीलंकन गवर्नमेंट ने इससे निकलने के लिए स्टेप्स भी लेने शुरू किए थे। जैसे गवर्नमेंट ने टैक्स हॉलिडे घोषित किया, ये सोचकर कि फॉरेन कंपनीज यूजुअली इन्वेस्टमेंट करेंगी, बट जैसे ही ये अनाउंसमेंट आई, कोविड आ गया और सारी कंपनीज ठप हो गई। टूरिस्ट, एग्रीकल्चर, पेट्रोलियम, मनी, जिनकी भी उम्मीद थी, सब हवा हो गई। एक भी फॉरेन कंट्री श्रीलंका नहीं आई। छठा पॉइंट है इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज होना। जैसा कि श्रीलंका के पास पेट्रोल और कोल खरीदने के भी पैसे नहीं थे और महावेली गंगा पर बने डैम की कैपेसिटी भी जरूरत से काफी कम थी,
इसके कारण श्रीलंका ह्यूज इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज में था और जो छोटे बिजनेस इस पर डिपेंडेंट थे वो भी बंद हो गए। आज श्रीलंका में पर डे सिर्फ 2 घंटे की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है। 7वां पॉइंट है राइज इन प्राइसेस ऑफ बेसिक एमिनिटीज, मतलब इन्फ्लेशन। बेसिक जरूरतों के दाम बढ़ने से वहां भुखमरी जैसी हालत हो गई थी। शुगर 200 रुपए केजी, मिल्क 2000 रुपए लीटर, राइस 200 रुपए केजी, गैस 4200 रुपीज केजी। आमदनी की कमी और बढ़ते खर्च ने लोगों को आक्रोशित कर दिया और कई जगह हिंसक प्रदर्शन देखे गए। 8वां पॉइंट है बेसिक मेडिसिन की भी शॉर्टेज होना। बेसिक मेडिसिन जैसे पैरासिटामोल को भी इंपोर्ट करने की नौबत आ गई थी। क्या आप सोच सकते हैं, लोग इंपोर्ट करते हैं लग्जरी, बट जब बात नीड्स को इंपोर्ट करने की आ जाए तो देश बिल्कुल गड्ढे में गिर चुका है। 9वें नंबर पे है करप्ट पॉलिटिशियंस। 9 मिनिस्टर्स एक ही फैमिली से कई सालों से बजट के 70% को कंट्रोल करते थे। किसी की भी एजुकेशन उनके काम को मैच नहीं करती थी। सारे कैबिनेट ने इस इवेंट के बाद रिजाइन कर दिया था, बट पीएम महेंद्र राजपक्षे ने तब तक नहीं रिजाइन किया जब तक एग्रेसिव क्राउड ने उनके घर को आग के हवाले नहीं कर दिया एंड फाइनली उन्हें आर्मी की मदद से बचाया गया। गोटाबाया राजपक्षे आज भी प्रेसिडेंट हैं, बट उनके प्रति भी पब्लिक में बहुत आक्रोश है। रानिल विक्रमसिंघे इंटरिम पीएम बनाए गए हैं जो खुद फैमिली के बहुत क्लोज हैं। इससे हमें शिक्षा ये लेनी चाहिए कि पावर किसी एक फैमिली तक सीमित नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो पावर सिर्फ एक फैमिली को सर्व करने में रह जाती है और देश बर्बाद हो जाता है। आखिरी पॉइंट है डेट टू जीडीपी रेशियो। जीडीपी एक देश की एक साल में कितना प्रोडक्शन करती है उसकी वैल्यू होती है। डेट टू जीडीपी रेशियो ये बताती है कि एक देश एक साल में अपने डेप्ट के अगेंस्ट कितना प्रोडक्शन करती है जिससे वो डेप्ट या लोन चुकाया जा सके। अगर ये रेशियो 20% तक है तो इकोनॉमी हेल्दी है, वहीं अगर ये 60% या उससे ऊपर है तो ये डेंजरस है। हमारे कंट्री में ये रेशियो पंजाब में 53%, राजस्थान में 39%, वेस्ट बंगाल में 38%, यूपी में 34% और आंध्रा में 32% है। पंजाब और राजस्थान को कड़े एक्शंस लेने की जरूरत है, नहीं तो फ्री के चक्कर में उनका साथ अपने देश के स्टेट्स भी नहीं देंगे। 2012 में ग्रीस का ये इंडेक्स 200% पहुंच गया था। आज श्रीलंका में ये इंडेक्स 110% पर है और ये दोनों देश बर्बाद हो चुके हैं। इंडिया अपने पड़ोस में देखे तो श्रीलंका का हाल हमने तो देख ही लिया। नेपाल में ये इंडेक्स 53% पर है और पाकिस्तान में 74% पर है और म्यांमार और अफगानिस्तान में तो तानाशाही है। सो पूरा एरिया आज के डेट पे डिस्टर्ब है, जिसके कारण इंडिया को खासा ध्यान देना है अपनी इकोनॉमी से लेकर अपनी सुरक्षा तक, क्योंकि जब भुखमरी और असुरक्षा बढ़ेगी तो लोग माइग्रेट करेंगे और करंट सिचुएशन में इंडिया पर काफ़ी लोड बढ़ सकता है। अगर हमने सही स्टेप्स आज भी नहीं उठाए तो आगे मुश्किलें पैदा होंगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मुझे मोटिवेट करने के लिए कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।